तो आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक सुनसान गुफा को दिखाते हुए, जिसके अंदर किसी को महसूस किया जा सकता है। इससे पहले कि हम जान सके वो क्या है, सीन शिफ्ट होता है दो बहनों पर। इसमें बड़ी बहन थी एमी और छोटी का नाम था बेथ। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी क्लोज होती हैं, लेकिन कुछ महीने पहले अपनी माँ की डेथ की वजह से काफी उदास रहने लग गई। हालांकि अब तो चीजें जाके कुछ ठीक होने लगी थी। उनके डैड भी आर्मी से आ चुके हैं, लेकिन इस खानदान को लगता है कि इन्हें किसी की नजर लग चुकी है, क्योंकि एक दिन एमी को पता लगता है कि उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है और वो किसी भी टाइम इस दुनिया को छोड़कर जा सकती है। हालांकि बेथ हारने वालों में से नहीं है, वो अपने एक और फैमिली मेंबर को खोना नहीं चाहती थी। उसने उसे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, जिसने उसे सलाह दी कि तुम्हें इसे एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। हम सिर्फ आपको यहाँ पर मशवरा दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए तो चाहिए थे पैसे, जो इनके पास तो नहीं है। यहाँ बेथ अपने डैड से कहती है कि वो हाई सैलरी वाली जॉब ढूंढने के लिए जा रही है, मगर उसके डैड ऐसा करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि अब वो अपनी दूसरी बेटी को भी नहीं खोना चाहते हैं। लेकिन बेथ ठान लेती है कि वो जरूर जाएगी, क्योंकि वो अपनी बहन को मरने नहीं दे सकती। दरअसल यहाँ से बाहर के मुल्कों में कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो रिस्की होती हैं। ये काम था यूरेनियम माइन का खोज करना, ये सब पता लगाना कि ऐसी मादियात कहाँ से मिल सकती हैं। इसके बाद बेथ की वहाँ पर नौकरी लग जाती है। फिर हम उस माइन को देखते हैं जो शहर से काफी दूर सुनसान इलाके में थी, जहाँ बेथ अपनी एक साथी ऑर्डन के साथ काम कर रही है। लेकिन इन्हें यहाँ पर कुछ खास नहीं मिल रहा था जिससे इन्हें बोनस मिल सके। इसलिए बेथ कहती है कि हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ पर कुछ मिल जाए। लेकिन एडन इनकार कर देता है, क्योंकि ये जगह दूसरे मुल्क के बॉर्डर के साथ बहुत ही करीब है। अगर उन लोगों ने हमें देख लिया तो शूट कर देंगे। जहाँ जगह मिली है हम वही काम करते हैं। लेकिन बेथ को पैसे चाहिए थे, इसलिए उसको तो ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। इसलिए वो खुद अकेली उस जंगल के रास्ते जाने लगती है, एक बंदूक लेकर। लेकिन जैसे ही उसने जंगल में कदम रखे, उसे उस डरावनी खामोशी का एहसास होने लगा, जो हर पल उसे डरा रही थी, जैसे कोई आस पास उसे देख रहा है। तभी बेथ की नजर एक स्टोन पर जाती है, जो कि बहुत ही अजीब था। उसने उसे अपने पास रख लिया और बेस पर लाकर चेक करने लगी कि आखिर ये क्या चीज है। सर्च करने पर उसे पता लगता है कि ये एक ब्लैक स्टोन है, जिसके अंदर इंसानों की तरह जान है, क्योंकि उसका टेम्परेचर 37 डिग्री था। इससे पहले वो कुछ और सर्च कर पाती, उसके डैड की कॉल आती है कि डॉक्टर ने उसकी बहन को जवाब दे दिया है, क्योंकि वो बहुत दर्द में है, इसलिए मैं उसे घर लेकर आ रहा हूँ। उनकी ये बातें बेथ को किसी तीर की तरह लगती हैं। वो अपना सारा काम छोड़कर घर की तरफ निकलती है। उसकी किस्मत अच्छी थी। एडन बताता है कि कुछ थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर आने वाला है, तुम उसमें बैठ जाओ। लेकिन क्या वाकई उसकी किस्मत इतनी अच्छी है, ये तो हमें वक्त बताएगा। वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है, साथ में उसके पास स्टोन भी होता है। उसके दिल में सिर्फ एडन की परेशानी होती है कि उसे कुछ ना हो जाए। इस बीच में पायलट बताता है कि हमें फोक के रास्ते से होकर जाना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ दूसरे मुल्कों की मिलिट्री है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है। अब ये लोग फोक वाले रूट की तरफ जाते हैं, मगर थोड़ी देर बाद बेथ देखती है कि बाहर परिंदों का एक झुंड उड़ रहा है। ये बात उसे कुछ हजम नहीं होती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई में उड़ने वाले परिंदे आज तक पैदा ही नहीं हुए हैं, वो भी एक साथ इतने सारे, ये कैसे पॉसिबल है। अभी वो सोच ही रही होती है कि इतनी देर में वो झुंड इनकी तरफ आने लगता है और ये परिंदे हेलीकॉप्टर के साथ क्रैश हो जाते हैं। पायलट अपना रेडियो कम्युनिकेशन खो देता है। उसने बहुत कोशिश की, मगर आखिर में वही हुआ जिस बात का डर था। उस सुनसान घने जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पायलट की हालत बहुत बुरी थी और सिर्फ अकेली बेथ इस जंगल में जिंदा बची। यहाँ पर उसे अपने डैड की कही हुई बात याद आ रही है, जब उन्होंने मना किया था इसे जाने के लिए, मगर इसने उनकी बात नहीं मानी। खैर बेथ अब उस जख्मी पायलट के पास जाती है और उसे कहती है कि रेडियो से किसी की मदद मांगो, मगर उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ थी सिर्फ खामोशी, जो आहिस्ता आहिस्ता इन्हें खत्म करती जा रही है। बेथ बाहर आकर देखती है कि आखिर ये कहाँ पर क्रैश हुए हैं। सबसे पहले वो उस हेलीकॉप्टर के आसपास आग जलाती है, ताकि जंगली जानवर करीब न आए। लेकिन जैसे ही वो सोकर सुबह उठती है तो देखती है कि पायलट भी अब मर चुका है। दूसरे दिन तो उसे कुछ भी समझ नहीं आती है कि वो क्या करे। तीसरे दिन उसे एहसास हुआ कि अगर वो ऐसे ही पड़ी रही तो ठंड से मारी जाएगी। हेलीकॉप्टर में से वो कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करती है, जिसमें वो अपने पास पायलट की बंदूक भी रख लेती है। साथ में उसे एक मैप भी मिलता है, जिसके जरिए उसे पता चलता है कि उसके सबसे ज्यादा करीब एक टाउन है, जो कि 110 किलोमीटर दूर है। ये करीब तो नहीं है, मगर उम्मीद जरूर है, इसलिए ये उसी की तरफ बढ़ने का फैसला करती है। लेकिन बाहर निकलते ही उसे वॉकी टॉकी से आवाज आती है, तो वो भागती हुई उसके पास गई। उसे पता चलता है कि जो दूसरी तरफ शख्स है वो भी इसी की तरह परेशान है, क्योंकि उसका भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, जो कि बड़े ही ताज्जुब की बात है। एक साथ दो हेलीकॉप्टर क्रैश होना काफी अजीब बात है। वॉकी टॉकी की आवाज वाला जॉन बताता है कि सब मारे जा चुके हैं, सिर्फ ये दोनों जिंदा हैं। बेथ उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। मैं तुम्हारे पास ही आती हूँ, मुझे यकीन है तुम कहीं आस पास ही होगे, क्योंकि सैटेलाइट फोन की रेडियस ज्यादा दूर नहीं जाती है। मगर जॉन उसे मना करता है कि यहाँ पर मत आओ, क्योंकि यहाँ पर खतरा है। लेकिन बेथ ने पहले ही बहुत रिस्क ले लिया है, उसके लिए ये कौन सा बड़ी बात है। वो उसी लोकेशन पर पहुंची, मगर उसे कुछ सही मालूम नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर मालूम था कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था तो उससे पहले उसने एक झील देखी थी। बेथ उसे कहती है कि घबराना नहीं है, बस दुआ करना कि वो उसे जल्दी मिल जाए। बस दुआ करना है कि जल्दी उनके लिए कोई मदद मिल जाए। एक बार फिर से बेथ आगे बढ़ती है। इस दफा वो दूसरी दिशा को चूज करती है, जो कि उसे झील की तरफ
तरफ लेके जा रही थी, लेकिन ये रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो चली जा रही है। काफी देर ऐसे पैदल चलते चलते अंधेरा होने लगता है, इसलिए वो वहीं पर एक छोटा सा घर बनाती है, वहाँ पर रात गुजारने का सोचती है। मगर उस रात तेज बारिश होने की वजह से ठंड काफी बढ़ गई थी। इस दौरान बेथ उस ब्लैक स्टोन को अपने बैग से निकाल कर देखने लगती है। जब वो इसको हाथ लगा रही होती है तो महसूस करती है कि इसके ऊपर अजीब से निशान बन रहे हैं। ये बात उसे काफी हैरान कर देती है। खैर, अब सुबह होते वो अपना सफर दोबारा शुरू कर लेती है और अब उसके सामने एक बड़ा पहाड़ था, जिस पर ऐसे ही पैदल चल पाना तो बहुत मुश्किल काम था, इसलिए वो बीच में रुककर थोड़ी देर आराम करती है। इस दौरान उसकी और जॉन की लगातार बातें होने लगती हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जैसा कि बेथ यहाँ पर अपनी बहन के लिए आई थी, उसे पैसों की काफी जरूरत थी। वही जॉन का कहना था कि वो एक जियोलॉजिस्ट था, उसे ऐसी जगहों पर सर्च करना पसंद है, लेकिन ये जगह उसकी समझ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब बेथ जिस पहाड़ पर चढ़ रही होती है वो बिल्कुल सीधा होता है, इसलिए उसे अपने पाँव टिकाने में काफी मुश्किल हो रही होती है। इस टाइम वो स्टोन को दोबारा बैग से निकालती है। वो देखती है कि वो जैसे चाहे इस स्टोन को बना सकती है, इसलिए अब उसने उसकी मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। ऊपर टॉप पर जाने के बाद उसे वही बड़ी झील दिखाई देती है, जिसका जिक्र जॉन ने किया था। वहाँ जाने से पहले उसने एक बड़ा सा एरो बना दिया ताकि कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन गुजरे तो उसे पता चल जाए। जब उसने दूरबीन से देखा तो उसे वही परिंदों का झुंड दोबारा दिखाई देता है और दूर एक आर्मी ऑफिसर भी। उसे लगता है कि शायद वो लोग इसकी मदद कर दें, लेकिन तब उसे जॉन बताता है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो, वहाँ वो नहीं है, तुम दूसरे मुल्क की डायरेक्शन में हो, इसलिए तुम्हें फौरन से वापस जाना होगा। बेथ ये सुनकर डर गई और फौरन से पीछे भागने लगी। इसी हड़बड़ी में उसका पाँव स्लिप हो जाता है, जिससे उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके पाँव में चोट भी लग जाती है, लेकिन वो रुकी नहीं और चलती रही। थोड़ी दूर आने के बाद उसे एक उजड़ा हुआ गाँव दिखाई देता है। वहाँ पर कोई इंसान नहीं होता है, हालांकि घर तो बहुत सारे थे, मगर ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे एक ही झटके में किसी ने उन सबको मार डाला था। लेकिन बेथ को अब आराम करना था, इसलिए वो अंदर जा रही होती है। जब खाने की तलाश करती है तो उसे सड़े हुए 2 अंडे मिलते हैं, जिनको कच्चा ही उसने खा लिया और फिर सो गई। अगले ही पल उसे एक आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके करीब आ रहा है। खिड़की से बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि ये कोई सोल्जर है, तो उसने फौरन से डोर लॉक कर दिया और अपनी हिफाजत के लिए जल्दी से बंदूक लेकर वहीं छुप गई। पर वो शख्स देख लेता है और घर के अंदर घुस जाता है। बेथ जल्दी से उसके हाथ पर शूट कर देती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि ये आदमी भी उसकी तरह खो चुका है और इवान नाम का एक आदमी उसे गाइड कर रहा है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि इस सोल्जर के पास भी वही ब्लैक स्टोन है जो इवान के पास है, जो असल में कोई और नहीं बल्कि जॉन ही है, जो इन दोनों के साथ खेल रहा है। जब उसको पता लगा कि बेथ को अब पता लग गया है तो वो कहती है कि बड़े अफसोस की बात है, तुम दोनों ही मेरे फेवरेट थे, अब खेल बिगड़ चुका है। बेथ उस वॉकी टॉकी को फेंक देती है और उस जख्मी सोल्जर की मदद करती है, हालांकि वो उसकी बात को समझ नहीं पा रहा है। बेथ उसे समझाने लगती है कि जो पत्थर उसके पास है बिल्कुल वैसा ही मेरे पास भी है, हो सकता है हम दोनों की कहानी इसी पत्थर से जुड़ी हो, पर पहले हम दोनों को किसी सेफ जगह पर जाना होगा। अगर तुम मुझे बेस तक लेकर जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जुबान भले ही उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो इसकी बात समझ आता है। कंधे से कंधा मिलाकर अब ये चलना शुरू करते हैं। इस बीच बेथ अभी भी जॉन से जुड़ी थी, क्योंकि वो पता लगा कर रहेगी कि आखिर वो है कौन और उससे क्या चाहता है। ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इनके सामने एक बड़ी खौफनाक लेक आ जाती है। अचानक से वो सोल्जर गिर जाता है। उसकी चीखें जब बेथ के कानों तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो पानी में डूब चुका था। लेकिन फिर भी बेथ भागती है और इसी दौरान में उसका पाँव भी बर्फ पर पड़ता है और वो गिर जाती है। यहाँ पर वो खुद की जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन अभी भी उसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे तंग आकर उसने वॉकी टॉकी की बैटरी को ही निकाल कर फेंक दिया। मगर इसके बाद भी उसे इसकी आवाज सुनाई दे रही है। उसका पूरा जिस्म कांप रहा होता है, क्योंकि वो ठंड की वजह से भीग चुकी थी। वो फौरन से अपने जिस्म को गर्म करने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म काला पड़ना शुरू हो जाता है, इस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। पर अचानक उसकी जब आंख खुलती है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसकी तरफ वो भागते हुए जाती है, लेकिन नहीं पहुंच सकी, क्योंकि अब उसके अंदर वो ताकत ही नहीं बची थी जिसके जरिए वो चीख कर पुकार सके। यहाँ उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो गुफा में गिर जाती है। जी हाँ, ये वही गुफा है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसके अंदर गर्म पानी था जिसमें बेथ का जिस्म तैर रहा है, मगर वहाँ पर एक और जिस्म भी होता है जो कि जॉन का जिस्म था, जिससे उसकी बात हो रही थी। बेथ जब अपना होश संभालती है तो वो एक अंधेरी जगह पर होती है, जिसके चारों तरफ वही पत्थर भरे हुए हैं जो कि हवा में उड़ रहे हैं। बेथ समझ जाती है कि इनका हेलीकॉप्टर इसी चीज से टकराया था। वो परिंदों का झुंड नहीं बल्कि यही चीज थी। एकदम जॉन की आवाज आती है। वो बताता है कि वो भी इसकी तरह एक सर्वाइवल था जो कि 55 साल से खो गया था। जॉन बताता है कि वो मर रहा था, लेकिन उसने अपना जिस्म इन्हें दे दिया, इसलिए आज तक वो जिंदा है और अब उसकी बारी है। दरअसल ये पत्थर एडवांस टेक्नोलॉजी के थे जिन्हें जीने की जिद थी, इसलिए खुद को जिंदा रखने के लिए उन्हें इंसानी जिस्म की जरूरत पड़ती है। हो सकता है ये किसी एक्सपेरिमेंट की गलती हो, और हो सकता है कि कुछ साल पहले जमीन पर खुद आए हो। अब यही चीज बेथ को भी करनी थी, लेकिन वो इनकार कर देती है क्योंकि उसे अपने घर जाना था। तभी उसे एक घर दिखाया गया जहाँ पर उसकी बहन बिल्कुल ठीक होती है, मगर बेथ जान जाती है कि ये सिर्फ एक धोखा है। ये पत्थर उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो खुद को सरेंडर कर दे। लेकिन अब यहाँ पर बेथ को भी समझ आ जाती है कि मौत को रोका नहीं जा सकता है।
जो इसकी तकदीर में लिखा है वो होकर ही रहेगा। उसने अपने घर का दरवाजा खोला, बाहर बहुत तेज तूफान होता है, जिस बीच उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसे लग रहा होता है कि शायद उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने एक दोस्त के घर होती है, जो उसे बताता है कि उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। वो यहाँ पर थोड़ा हैरान भी होती है, मगर वो सोचती है कि उसे फौरन अपनी बहन के पास जाना होगा जो आखिरी सांसें ले रही है। दोनों को पता लग जाता है कि बस यहीं तक ही ये सब कुछ था, इसलिए दोनों ने एडी को गले लगा लिया और थोड़ी देर बाद वो दुनिया से चली गई। और कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है, मगर एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर आप यहाँ पर होते तो अपनों के लिए क्या करते? अपनी जान की कुर्बानी देते या फिर इस बात पर यकीन कर लेते कि अगर किसी की मौत आनी है तो वो आकर रहेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। इसी के साथ ये कहानी पर खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।